नमस्कार, न्यूज़ क्रांति में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कृषि संशोधन अध्यादेश की। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने नया कृषि कानून पारित कराया है और जिसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, खास करके पंजाब के किसान और आसपास के राज्यों के किसान एक अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए भारी मात्रा में दिल्ली आ रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी चिंता का विषय ये है कि जो एमएसपी को लेकर है, साथ में एपीएमसी एक्ट में उनको ये लग रहा है कि बदलाव होने जा रहा है, मंडियां खत्म की जा रही हैं। केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसी भी तरीके से एमएसपी को नहीं खत्म किया जा रहा है, ना ही एपीएमसी एक्ट के तहत आने वाली मंडियों को खत्म किया जा रहा है। तमाम विरोध के और उनके पक्ष के अलग अलग मुद्दे हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा आज करेंगे। हमारे मेहमान हैं उमेंद्र भारत जी, कानपुर आईआईटी से पास आउट हैं, आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कानपुर शहर के साथ ही देश भर के अलग अलग सामाजिक कार्यों में उनकी दक्षता है, अलग अलग स्तर पर वो सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उमेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो उमेंद्र जी, सबसे पहले तो हम एक सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण आम आदमी की भाषा में हम ये जानना चाहेंगे, ये तीनों बिल को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप समझाएंगे आम आदमी को ये तीनों बिल हैं क्या? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो कुछ भी इस समय आंदोलन वगैरह दिल्ली में चल रहा है, पूरी दिल्ली को एक तरीके से ब्लॉक करने का प्रयास किया जा रहा है जिन भी लोगों के द्वारा, तो इसके पीछे केंद्र सरकार की एक विफलता जरूर है और वो विफलता ये है कि वो अपनी बात को ठीक से शायद कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। जनता अभी कंफ्यूज्ड है, कई सारे जो इश्यूज़ है इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। और शुरुआत में जब ये मुद्दा आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, और भावनाएं एकदम से आदमी की जागृत होने लगती है और उन भावनाओं में क्या है, सोशल मीडिया पे लोग लिखना चालू कर देते हैं। तो मैंने सोचा नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको डिटेल में स्टडी करनी चाहिए। अगर भाई मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बच्चों को एकदम सही चीज़ पहुँचाने के लिए। सही, जब तक मैं खुद स्टडी नहीं कर लूँगा अच्छे से, तब तक मैं बच्चे को अच्छे से पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर ये जो एक्ट तीनों आए हैं, तीनों कानून जो पारित हुए हैं, मैंने तीनों का प्रिंट आउट निकाला। आप भी इस तरीके से पहले प्रिंट आउट निकालिए जब तक आप, और ये सरकारी वेबसाइट पे एकदम अवेलेबल है, और आप किसी की, मतलब किसी पार्टी की, किसी न्यूज़ चैनल की, किसी व्यक्ति की मत सुनिए। आप स्वयं इसको निकालिए। हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, कई भाषाओं में अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड करिए, अपनी जिस भी भाषा को आप समझ सकते हैं, और उसको स्वयं पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इसको समझ सकेंगे। खैर, मैंने कुछ इसके ऊपर वर्किंग की है, तो मैं आज आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में ये तीनों जो कानून है वो समझा देता हूं, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या है उसके ऊपर, जो भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। 3 कानून है। पहला है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020। इसमें क्या है कि अभी जो पहला पॉइंट है इसमें कि किसान उपज का को जो है, आप ये समझिए, जो कुछ भी इसका कमोडिटीज, जो किसान का उत्पादन है, वो इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है कि जिसके बिना हम लोग जी ही नहीं सकते हैं। घड़ी ना मिले तो जी सकते हैं, कपड़े कुछ दूसरे मिल जाए तो भी जी सकते हैं, मोबाइल कम मिले तो भी जी सकते हैं, लेकिन किसान की कमोडिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बावजूद इसके किसान उसको उत्पादित करने के बाद भी आज बहुत गरीब स्थिति में, बहुत निकृष्ट स्थिति में बैठा हुआ है। तो पहली चीज उन्होंने ये कहा कि अभी तक अगर आप देखें, अगर हम जैसे केवल पंजाब की बात कर लें, तो पंजाब में मैं आपको बताऊं 13 मुख्य जिलों में 1800 मंडियां हैं। 1800 मंडियां हैं। अभी जो कुछ भी किसान उत्पादन करता है वो इन मंडियों में, जिसको हम लोग एपीएमसी के तहत कहते हैं, तो एपीएमसी के तहत उसको बेचा जाता है। और ये जो 1800 मंडियां हैं, इन्हीं के ऊपर बहुत सारे जो नेताओं का और बहुत सारे जो पूंजीपति हैं उनका अभी तक आधिपत्य एक तरीके से रहता है। सरकार ने ये प्रयास किया कि किसी तरीके से किसान को इससे बाहर ले जाया जाए। आज आप समझिए कि अगर मान लीजिए किसान का बेटा शहर में रहता है, वो किसान मंडी में ले जाके, उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, गोभी वो ले जाके मंडी में बेचता है, वो 5 रुपए और 10 रुपए की एक गोभी बेच के आता है, और शहर में जब उसका बेटा खरीदता है तो उसको 40 रुपए की वही गोभी मिलती है। तो सरकार ने प्रयास किया कि क्यों ऐसा हो रहा है कि किसान अपने उत्पादन का, अल्टीमेटली जो एंड यूजर है, एंड यूजर उसके प्रोडक्ट के लिए अच्छा खासा पैसा देता है। आज हम लोग आलू के लिए मान लीजिए 50 रुपए 60 रुपए दे रहे हैं, तो इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पे वो अच्छा खासा एंड यूजर पैसा देता है, लेकिन जो उसका मेन प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए ये पहला कानून बनाया गया।
हैं। किसान जो है अभी तक ऑनलाइन नहीं सेल कर सकता था। आप हर एक चीज देखिए, बाहर की न जाने कितनी कंपनीज आती हैं जो कि ऑनलाइन सेल कर रही हैं, तो क्यों नहीं किसान वहीं से अपना ऑनलाइन सेल करे। अगर यहां पे 40 रुपए में गोभी बिक रही है, वो कहता है कि नहीं मैं तो भाई 25 रुपए में ही गांव से कोई आ जाए और बल्क में मुझसे ले जाए, मैं 25 रुपए में वहां पे दे दूंगा, क्योंकि मंडी में उसको वो 5 ही रुपए की बिक रही है। तो ऑनलाइन सेल वो डायरेक्टली कर सके, इसका जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। और इसमें एक ये किया गया कि बाजार फीस समाप्त की गई कि अगर कोई इस तरीके से डील होती है तो उसमें उसको बाजार को, मंडी को फीस देने की जरूरत नहीं है। पहला कानून ये है मात्र। दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता बिल। इसमें क्या है, कृषि समझौता जिसको कि कहा जा रहा है बार बार कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट होने वाली है। तो मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या खराबी है। अगर एक आलू की कंपनी, मतलब मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उसको आलू हमेशा खरीदना है। अब आलू खरीदना है, अभी तक वो क्या करता है, मान लीजिए कि उसको 10 टन आलू की जरूरत है तो वो मंडी में जाता है और मंडी में जाके वो आलू खरीद रहा है। मान लीजिए उसने 40 रुपए किलो में आलू खरीदा, जबकि किसान ने उसी मंडी में आके, सोचिए उसी किसान ने मंडी में आके पता चला कि 10 रुपए 15 रुपए किलो में आलू बेच दिया था। और जो वो चिप्स बनाने वाली कंपनी है जब मंडी में जाती है तो उसको 40 रुपए किलो में वो आलू मिलता है। तो सरकार ने कहा कि डायरेक्टली वो कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार दीजिए। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि वो पहले से तय कर ले कि भैया जो है हम फसल के एंड में तुमसे जितना भी तुम्हारा उत्पादन होगा हम खरीदेंगे, रेट लिखित होगा। दूसरी चीज, यदि कोई आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, कोई और वो आ जाती है, तो उसमें नुकसान भी दोनों शेयर करेंगे। अभी क्या होता है, किसान जितना उत्पादन करके मंडी पहुंचा देगा उसी का पैसा मिलेगा, कम मिले ज्यादा मिले लेकिन उसी का मिलेगा जो वो उत्पादन पहुंचा देगा। जो नहीं पहुंचा पाया उसका पूरा का पूरा लॉस जो है किसान का होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद जो है जो लॉस होगा वो भी शेयर होगा और प्रॉफिट भी दोनों को अच्छा मिलेगा। अगर वो जो कंपनी वाला है वो अगर डायरेक्ट उससे लेगा तो हो सकता है वो 25 रुपए में ही उसको आलू मिल जाए, इनिशियल कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन की, किसान को भी फायदा और कंपनी को भी फायदा। हाँ ठीक है कि मंडी में जो अभी कमीशन वाले लोग बैठे हुए हैं, दूसरे लोग बैठे, उनको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए मुख्य बिंदु क्या है, हमें किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास करना है। और इसमें साथ में एक और चीज की गई है, इस कानून में विवाद निपटारा की भी एक पूरी एक मैकेनिज्म बनाई गई है। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें कोई विवाद भी आ जाए, तो उसमें एकदम टाइम बाउंड किया गया है। 3 तरीके से इसका विवाद निपटारे का प्रयास किया जा रहा है। पहली चीज, एक कॉन्सुलेशन बोर्ड बनेगा। आप यानी कि क्रेता और विक्रेता दोनों उस बोर्ड में जाके अगर कोई विवाद हो जाता है किसी वजह से तो वो उसमें जाके निपटारा कर सकते हैं। और 30 दिन के अंदर, टाइम बाउंड ऐसा नहीं है कि साल भर तक वो डिस्कशन चलेगा, 30 दिन के अंदर उसका निपटारा करना है। यदि वहां पे नहीं निपटारा हो पाता है तो फिर उसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ और अपीलिंग अथॉरिटी बनाई गई है, उसके यहाँ जाके आप बात कर सकते हैं और वो भी 30 दिन के अंदर उनको फाइनली डिसीजन देना ही देना है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो फास्ट ट्रैक सिस्टम एक तरीके से लागू किया गया, बोल सकते इसको एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जा रहा है, एकदम टाइम बाउंड, 30 दिन के ऊपर जा ही नहीं सकते हैं आप। तीसरा कानून है सिंपल सा अनिवार्य वस्तुएं अध्यादेश, जिसको लेकर के काफी भ्रम फैल रहा है, अफवाहें भी उड़ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो अभी तक इसेंशियल कमोडिटीज थी उसको एक्ट जो था उसको खत्म किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप अगर इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको उस पर डाउनलोड करिए, पूरा पढ़िए। 2 लाइन में केवल इतना समझा देता हूं। पहली बात कि इसको नहीं रोका जा रहा है। हाँ ये है कि भाई अब जब कंपनी डायरेक्टली उससे परचेज करेगी किसान से तो वो एक बल्क में ले जाएगी, तो वो अपने यहाँ जो स्टोरेज कर रहा है वो स्टोरेज वो कर सके, ये लीगल हो, ये कानूनन सही हो, इसके लिए ये बनाया गया है। लेकिन इसेंशियल कमोडिटीज पे अभी भी सरकार रेगुलेट कर सकती है 4 केसेस में। पहला केस है यदि देश में युद्ध हो जाता है तो वो इसेंशियल कमोडिटीज को कंट्रोल कर सकती है। दूसरी चीज, यदि अकाल पड़ जाए तो कर सकती है। तीसरी चीज, असामान्य मूल्य वृद्धि हो जाए। कई बार हम लोग देखते हैं कि प्याज एकदम से हाई राइट या कोई चीज एकदम से बढ़ गई तो कंट्रोल कर सकती है। और या फिर कोई गंभीर प्राकृतिक या आपदा आ जाती तो भी सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ जो है अभी लोग इसको अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा इसको समझ पाएंगे। ओमेन जी, अब हम आते हैं एमएसपी पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें ये कहा गया कि देश के 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलता है। सिर्फ 6% किसान ऐसे हैं जिनको एमएसपी मिलता है, जो पंजाब और सराउंडिंग स्टेट्स के हैं। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो हो हल्ला है वो पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। एमएसपी को आप कैसे देखते हैं? अभी तक जो गवर्नमेंट की ये अध्यादेश आने के पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, बिल थे, उसमें भी कोई एमएसपी रिटर्न में था नहीं।
इस अध्यादेश में भी गवर्नमेंट ने एमएसपी रिटर्न में दिया नहीं। किसान समूह ये बोल रहा है कि आप एमएसपी को रिटर्न में दीजिए, नहीं तो एक उसके ऊपर एक डाउट वाली एक भ्रम की स्थिति है। एमएसपी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एमएसपी जैसा आपने खुद ही कहा कि मात्र अभी भी देखा जाए तो 6% लोगों को, 6% किसानों को अपना माल एमएसपी पे बेचने को मिलता है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सरकार ने एक तय किया कि भाई इस साल जो है कोई एक अनाज उन्होंने कह दिया, मान लिया गेहूं का हमने रेट कह दिया 1400 रुपया, तो 1400 रुपए कम से कम किसान को मिले, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये अभी तक केवल 6% किसानों को ऐसा मिल पा रहा है। तो सरकार ने यही तो सोचा कि इसके पीछे मतलब समस्या क्या है, क्यों नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे समस्या है, अगर आप जाके देखें मंडियों में इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, एक कॉकस बन चुका है कि जिसमें वो किसान अंदर घुस ही नहीं पाता है। आपको मैं एक आंकड़ा दूं कि अगर आप देखिए इस समय 5 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले देश के 87% किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन है, और देश में केवल 1% से भी कम किसान ऐसे हैं जिनके पास 15 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। 15 हेक्टेयर के ऊपर अपर लिमिट कुछ भी हो सकती है, मैं एक लिमिट बता रहा हूं आपको। तो यानी कि ज्यादातर किसान, 87% किसान वो है जिसके पास 5 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। वो वही किसान है जिसके पास थोड़ा अनाज होता है, वो मंडी तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है। जब वो पहुंचा ही नहीं पा रहा है तो उसको कहां से उसका एमएसपी मिल पाएगा। इसीलिए यह व्यवस्था की जा रही है कि अगर उसको अच्छा रेट मिलना है। दूसरी बात, सरकार ने साफ कहा है कि एमएसपी भी खत्म नहीं हो रही है, मंडी भी खत्म नहीं हो रही है। यदि किसान को वो अपना जो एमएसपी तय है, अगर 1400 रुपए प्रति कुंतल तय है और उसको मंडी में बेचने को मिल जाता है तो वो मंडी में बेचेगा, और अगर मंडी में बेचने को नहीं मिलता है तो उसके लिए मार्केट ओपन कर दो भैया, वो मार्केट में भी बेच पाए। उसको क्यों ऐसा किया जाए कि दूसरी कंपनी वाले को भी अगर कुछ डायरेक्ट किसान से खरीदना है तो अभी वो मंडी आता है, मंडी से किसान का माल खरीदता है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? अभी क्या हो रहा है, वहां पे कुछ कमीशन बाज बैठे हुए हैं मंडियों में, कुछ बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हुए हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, आड़ती बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं कि किसान से जो 1400 का माल है वो 1000 में खरीद लेते हैं और वही जो है माल फिर आगे जाके बेचते हैं। तो एक जो है बड़ा नेटवर्क बना हुआ, इसको तोड़ने के लिए ये मुझे लगता है कि ये जो तीनों बिल बनाए गए हैं ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और किसान डायरेक्टली माल अपना बेच पाएगा। भाई अगर उसे 1400 में मंडी में बेचने को मिल रहा है तो 1400 में ही बेचेगा, और बाहर अगर बेचेगा तो 1400 से ऊपर ही बेचेगा, तो उसको डेफिनेटली उसको 1700 मिला, 1800 मिला, वो बाहर बेच देगा। तो उमेश जी, ये जैसे रिपोर्ट में भी है कि 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, तो इसको आप क्या ड्रॉबैक क्या देखते हैं सिस्टम का? बिचौलिए बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स की फेलियर है। बिहार में एक अरसा हो चुका है, वहाँ पे मंडियाँ समाप्त कर दी गई हैं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर आप देखते हैं, इसको किस हिसाब से आप इसको देखिए? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज़ादी के बाद से जिस तरीके से किसानों को एक टारगेट लेके उनका जो उदारीकरण जिस तरीके से होना चाहिए था, भाई उनका जो, वही मैंने कहा स्टार्टिंग में, जो उनकी कमोडिटी है वो सबसे इसेंशियल कमोडिटी है। बिना अनाज के, बिना फल के, बिना सब्जी के हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन उनका जो वो कमोडिटी है उसको सही रेट मिल ही नहीं पाता है। सरकार प्रयास यही कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल पाए, और वो तभी मिल पाएगा जब ये जो नेटवर्क है इस तोड़ा जाए इसको, और उनको कुछ नए तरीके से ऑनलाइन सेल भी करने को दिया जाए, उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करने को दिया जाए। उनको क्यों नहीं और ऑप्शन मिलने चाहिए, विकल्प उनके सामने क्यों उपलब्ध नहीं होने चाहिए? अभी एक ही विकल्प है कि आप जाइए मंडी में बेचिए। हाँ ठीक है, कुछ प्रदेशों में मंडी भी नहीं है तो वहाँ तो स्थिति और खराब है। तो लेकिन आप ये समझिए कि अगर हम सुधारना चाहते हैं तो हमें किसान को ओपन मार्केट में अपना माल बेचने की परमिशन देनी ही होगी। उमेश जी, अब हम बढ़ते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस शासित राज्य है। वहाँ पे उन्होंने विधानसभा में एक बिल पारित कर दिया कि हम केंद्र के इस एक्ट को नहीं मानते हैं। तो क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, सारी चीज़ें संविधान से चलती हैं, समानांतर व्यवस्था चल सकती है देश के अंदर, और कांग्रेस का जो विरोध हो रहा है इसको आप किस एंगल से देख रहे हैं? देखिए, पूरी तरीके से मुझे लगता है कि पंजाब की जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, इस समय इसके ऊपर पूरी तरह राजनीति कर रही है। पहली बात कि यदि आपको विरोध करना है, मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूँगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। ये लेटर आप अगर देखेंगे, ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है कि जो एनएलएमसी का मतलब होता है नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, जिस समय ये एक्ट को बनाने का काम चालू किया गया तो एक नेशनल लेवल की एक बॉडी बनाई गई, जिस बॉडी का काम था कि सारे राज्यों से बात करे और बात करके फिर इसको एक्ट को फॉर्म करना था, फिर इसके बाद इसको पटल पे रखा जाना था। मैं आपको दिखाऊं, ये आप ये आराम से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेटर में अगर आप ध्यान देखें तो चौथे नंबर पे एक नाम दिया, मतलब इसमें ये जो पहली मीटिंग हुई है
मैं उस मीटिंग में आपको दिखा रहा हूं कौन कौन अवेलेबल थे, कौन कौन बैठा था उस मीटिंग में, यह समझना बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे एक नाम लिखा है श्री अनिरुद्ध तिवारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो सेक्रेटरी थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो शुरुआत से इस एक्ट को बनवाने में पूरी तरीके से उनको हर एक जानकारी थी, हर एक स्टेप पे वो रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि ये एक्ट गलत बन रहा था तो उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव को उसमें बैठने ही नहीं देना चाहिए था। इसमें अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, तमिलनाडु के बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के बैठे हैं, अलग अलग स्टेट्स के बैठे हैं, कुछ स्टेट्स के नहीं भी बैठे हैं, लेकिन पंजाब के बैठे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने अभी कही कि उन्होंने अपने विधानसभा में इसको जो है खारिज कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, तो जब आप एक अलग से वो एक्ट ले आए हैं कि हम ये मानेंगे। और अगर ओवरऑल देखेंगे उमेन जी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। केंद्र सरकार का जो एक्ट है उसमें उन्होंने टाइमलाइन दी हुई है, ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट का सिस्टम बनाया हुआ है। कैप्टन अमरिंदर का जो एक्ट उन्होंने अपने राज्य में लाए हुए हैं उसमें उन्होंने वो टाइम लिमिट ही खत्म कर तो दिया मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने अपना बना ही लिया है तो फिर इसके बाद फिर केंद्र के आंदोलन, केंद्र के इसको लेकर के आप दिल्ली क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। भाई आपने कह दिया हम ये वाला अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, तो नहीं लागू होने देंगे, फिर आंदोलन की क्या मतलब रह जाता है? फिर तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इसके ऊपर राजनीति अधिक हो रही है, चूंकि पंजाब में अभी चुनाव भी लगे हैं। अब आप ये समझिए कि 4 साल में हो सकता है कि इनको लग रहा हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को, कि ऐसा कोई हमने रिमार्केबल काम नहीं किया है कि हम सरकार बना ही ले जाएंगे दोबारा, हैं? भाई कुछ चीफ मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिन्होंने एक अच्छा काम किया होता है। जैसे नीतीश कुमार जब एक समय लालू जी के बाद आए तो उनका एक नाम ही पड़ गया कि ये सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू तो उनका एक नाम बन गया और उसके बाद से वो लगातार जीतते चले आ रहे हैं। वो मतलब कोई भी अगर मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ गठबंधन करती तो उन्हीं को सीएम फेस बनाती है। बीच में कांग्रेस उनके साथ गठबंधन किया और ये वो तो भी उन्होंने उन्हीं को सीएम फेस बनाया। तो कुल मिला के सभी को ये पता है कि ये हैं तो जीत तय है। तो वहां पे हो सकता है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि स्थिति ठीक नहीं है, जीत नहीं सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने राजनीति करना चालू कर दिया है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि पॉलिटिक्स ज्यादा है, किसानों से सरोकार इनको कम है। अकाली दल अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से एनडीए का सदस्य था, मतलब शिवसेना भी हट गई एनडीए से, लेकिन अकाली दल का साथ ऐसा है कि एकदम भाई भाई वाला साथ माना जाता है। पंजाब में भी मिलके ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। हरसिमरत कौर बादल ने रात के करीब 10 बजे के आसपास इस्तीफा अपना दे दिया मोदी जी को। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने भी विरोध करना शुरू कर दिया कि ये जो मोदी सरकार का अध्यादेश है ये किसानों के हित में नहीं है। थोड़े दिन अभी कुछ हाल ही में हरियाणा से ओम प्रकाश चौटाला भी इस मुद्दे पर सरकार का साथ छोड़ने का संकेत दे रहे हैं। तो क्या हरियाणा में भी सरकार के ऊपर संकट आ सकता है? और हरसिमरत कौर बादल की अकाली दल ने क्यों छोड़ा सरकार का साथ इस मुद्दे पर? क्या वहां पे भी अपनी अलग से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं या वोट बैंक की पॉलिटिक्स? देखिए, कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि अकाली दल अगर देखा जाए, जैसा डेफिनेटली बहुत लंबे समय से एनडीए में रही है, और अभी जो जैसा मैंने कहा कि चूंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और पंजाब में आप ये सोचिए कि जिस समय ये एक्ट बन रहा था पूरी तरीके से आप उसके साथ थे, बिल्कुल मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थी। तो बात आप समझिए कि कितनी पॉलिटिक्स हो रही है कि जब एक्ट बन रहा था तो आप पूरी तरीके से उसके साथ में थे। हुआ क्या कि कांग्रेस ने भी वहां पे वही खेल खेला, डबल गेम खेला। एक बार जब एक्ट बन रहा है तो आपको मैंने दिखाया कि उनके रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ वो सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे। अब हुआ क्या कि पंजाब में ये सड़कों पे जो कांग्रेस ने आंदोलन किया, इसको देख के अकाली दल वालों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़त हासिल कर ले, राजनीतिक बढ़त, और चुनाव आ रहा है और इस चुनाव में चूंकि पंजाब एक कृषि प्रधान प्रदेश है तो ऐसा हो सकता है कि जो है जनता उनके खिलाफ चली जाए। और अकाली दल भाई 5 साल से प्रदेश में उनकी सरकार नहीं है पंजाब में, वो चाह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार आए और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो केंद्र का नया कानून है उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए वो उससे अलग हो गए। दूसरी एक बड़ी वजह मुझे ऐसी लगती है कि आप अगर पंजाब की जितनी भी मंडियां हैं, जो भी मैंने बताया कि 1800 मंडियां हैं तक 13 जिलों में, आप उन मंडियों को अगर देखें तो ज्यादातर मंडियों पे जो बादल परिवार है उसका कंट्रोल है। राइट। अब अगर इस एक्ट को बनाया जाएगा, इस एक्ट के माध्यम से किसानों का तो भला होने वाला है, लेकिन जो मंडी मालिक बैठे हुए थे, जो कमीशन और दलाली करने वाले लोग बैठे हुए थे, उनका तो नुकसान होने वाला है। तो निश्चित रूप से एक उनको आर्थिक नुकसान भी दिखाई दे रहा है और राजनीतिक नुकसान कांग्रेस की वजह से शायद उनको दिख रहा होगा पंजाब में। इस वजह से मुझे लगता है कि अकाली दल अब उनसे अलग होकर अपनी कुछ नई राजनीति करना चाह रही है। हरियाणा का सिनेरियो हरियाणा भी उसी डायरेक्शन में, आप ये समझिए कि हरियाणा भी एक तरीके से कृषि प्रधान प्रदेश कह सकते हैं आप,
तो उसमें भी सबको अपनी अपनी वही राजनीति करनी है, तो उस प्रकार से वो राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर ये होता है कि जब एक धारा बहने लगती है तो कुछ लोगों को लगता है कि कहीं इस धारा में मेरे खिलाफ ना हो जाए चीज़ें, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, मुझे ये लगता है कि आप गहराई तक चीज़ों को देखिए। कोई ऐसा नहीं है, आप देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे आते हैं जिस पे विरोध चालू हो जाता है, आंदोलन चालू हो जाता है, लेकिन हमें भावनाओं से हटके हमें जो सत्य और तथ्य है उस तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। उमेन जी, दिल्ली जाने वाले करीब 7 से 8 बॉर्डर्स को आंदोलनकारी किसानों ने ब्लॉक कर दिया। आंदोलन के नाम पर देखा जाए तो एक योजनाबद्ध, एक प्लानिंग करके दिल्ली को ब्लॉक किया जा रहा है। आज दोपहर की न्यूज़ ये है कि जींद की एक खाप पंचायत ने बोला है कि हम वहाँ पर दूध, फल, रसद वगैरह ये नहीं जाने देंगे। तो ये क्या है कि इंटरनल गृह युद्ध की स्थिति गृह युद्ध तो मैं शब्द नहीं इस्तेमाल खैर कभी करूंगा, बट फिर भी ये है कि एक देश के अंदर ही एक आपस में लड़ाई करवाने वाली स्थिति, भाई खाना पीना नहीं किसी को मिलेगा तो उग्रता उसके अंदर भी आएगी। और राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, बाहर से भी डेलीगेट्स आते हैं, बिजनेस का भी हब है, सेंटर है। तो आप इसको जो प्लानिंग करके ये सारी चीज़ें जाम की जा रही हैं, गवर्नमेंट पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, इसको आप कैसे देखेंगे? ये देखिए, जैसे अभी सीएए प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपने देखा होगा दिल्ली में ही शाहीन बाग की एक मुख्य रोड को जो है ब्लॉक कर दिया गया और महीनों ब्लॉक रही। तो कुछ लोगों की ऐसी आदत है कि वो ऐसा करते हैं किसी तरीके से, भाई आप किसी का मुंह भी बंद कर लेंगे, नाक भी बंद कर लेंगे और उसको सांस ही नहीं लेने देंगे, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी देर अफनाहेगा और अफनाहट में जो है वो हो सकता है कि कुछ ऐसा उग्र प्रदर्शन हो जाए। तो वो ऐसा चाह रहे हैं कि जब हम चारों तरफ से दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे, सरकार बुला रही है कि आइए बैठ के बात करते हैं। सरकार ने अभी जो मीटिंग हुई किसानों के साथ, सरकार ने कहा बिंदुवार लेके आइए ना, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको लगता है। भाई देखिए, समस्या ये है, मैं एकदम खुल के ये बात कहना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से किसानों को नुकसान नहीं होने वाला है। 87% वो किसान जिनके पास 5 हेक्टेयर से भी कम जमीन है उनका डेफिनेटली फायदा होने वाला है, लेकिन हाँ, जो मंडी मालिक हैं, जो दूसरे कमीशन एजेंट हैं, उनका नुकसान होने वाला है। तो वो एकदम से फड़फड़ाहट, उन्हीं की वही लोग फड़फड़ाहट मचा रहे हैं। तो अगर आपके कुछ पॉइंट्स हैं, सरकार ने कहा बिंदुवार लेके आओ और बिंदुवार टेबल पे बैठ के बात करते हैं। आप दिल्ली को ब्लॉक करके क्या करोगे हैं? अब ये लोग वही चाह रहे हैं कि सरकार जो है इसका प्रतिरोध करना चालू कर दे और सरकार जो है सबको उठा के फेंके। तो अगर सरकार ने ऐसा किया तो फिर उसके बाद फिर इमोशनल ड्रामा चालू हो जाएगा। दमनकारी सरकार, हाँ, दमनकारी सरकार है, देखो हमारे पास वाटर कैनन छोड़ दिया, इसके बाद देखो हमारे पानी फेंक दिया, हमारे पास ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये इस तरीके की चीज़ें आए, शायद इसका प्रयास वो लोग कर रहे हैं। सरकार बार बार कह रही है, कल 3 तारीख है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग बैठ के कुछ इसके ऊपर अच्छा डिस्कशन करेंगे और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कोई डायलॉग सामने आएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को आप कैसे देख रहे हैं? स्टार्टअप का ज़माना है, अलग अलग कुछ एक मैंने देखा मंडी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी स्टार्टअप हैं, और कई साउथ इंडिया में तो कई सारे ऐसे लोग हैं, सिलिकॉन वैली अमेरिका से वापस आ गए, उन्होंने अपना स्टार्टअप लगाया एग्रीकल्चर के फील्ड में। बिहार में भी कुछ एक मेरे खुद के जानने वाले लोग हैं जो अपनी एमएनसीज वगैरह में जॉब छोड़ी, आईआईएम के पास आउट हैं, खेती से जुड़ रहे हैं, किसानी से जुड़ रहे हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स का रोल आप यहाँ पे कैसे देख रहे हैं, और क्या उनको बेनिफिट होगा, या किसान और प्राइवेट प्लेयर्स का म्यूचुअल एक बेनिफिट है इस एक्ट के बाद? डेफिनेटली है, क्योंकि क्या है कि मान लीजिए कि कोई बाहर से बंदा आता है, जैसा आपने कहा कि आईआईएम्स के पढ़े हुए बहुत से लोग हैं, मेरे कई जानने वाले हैं जो कि इस समय इस टाइप की फार्मिंग कर रहे हैं। अब वो फार्मिंग करके वो चाहेंगे कि हम ऑनलाइन सेल करें, हम अपना केवल, आप देखिए, जब केवल सीधे वो आलू बेचेंगे मार्केट में तो वो सस्ता जाएगा। वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी साथ में लगाना चाहते हैं कि हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएं और उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको हम एक फिनिश्ड गुड में ले जाके और फिर बेचें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन भी बेच सकें, वो मंडी के बाहर भी बेच सकें, वो और भी तरीके के उनके पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकें, किसी कंपनी से पहले ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसके बाद उन्होंने उस प्रोडक्शन को चालू किया। तो इस तरीके के प्रावधान बहुत ज़रूरी हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जब तक हम इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं लेके आएंगे फार्मिंग में, तब तक हमारा किसान सुखी हो ही नहीं सकता है। वो इन लोगों का गुलाम बना ही रहेगा, जो ये मंडी मालिक हैं इनका वो गुलाम ही बना रहेगा। जब तक हम उसको इस गुलामी से मुक्ति नहीं देंगे, तब तक जो है खेती किसानी से के तरफ से लोगों का रुझान, मतलब आप देखिए रुझान ही कम हो चुका है। किसान का बेटा आज किसान नहीं बनना चाह रहा है, वो शहर में आके मजदूरी कर लेना चाह रहा है, लेकिन किसानी नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि वो आज मुनाफे का काम नहीं बचा है, स्रोत नहीं है, सोर्स। पर्सनली आपको क्या लगता है, क्या आप भी कुछ ऐसे बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो? अगर हम आपकी बात करें, आपको इस बिल में क्या लगता है, और एज अ कंज्यूमर आपके लिए ये बिल कैसे अफेक्ट कर रहा है आपको? देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर ये बिल आ जाता है
मेरा भी बहुत समय से मन है कि हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए, खेती भी करनी चाहिए। मेरा मन है कि मैं भी खेत लूँ, खेत खरीदूँ और खेती भी करूँ। हैं, और अगर हम खेती करेंगे तो कम से कम मंडियों से हमारी मुक्ति होनी चाहिए। अगर मंडी से मुक्ति है तो हमारे जैसे और भी युवा आ सकते हैं जो कि खेती खुद करें और जनता को भी प्रेरित करें कि भैया खेती करिए। अब ये लाभप्रद जो है बिजनेस हो चुका है। कोई भी बिजनेस हो, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप एक घड़ी बना रहे हैं, कब तक आप इसको है लॉस में बेचेंगे? हैं, कब तक आप बना के किसान जो है हमेशा कर्जा में क्यों डूबा रहे? अब एक समझिए कि जब भी चुनाव आता है तो कुछ पार्टियां चालू कर देती हैं कि हम कर्जा माफी तुम्हें कर देंगे, कर्जा माफी कर देंगे। कब तक हमारा किसान जो है कर्ज माफी के दया का कटोरा जो है लेके घूमता रहेगा? क्यों वो दया का कटोरा लेके घूमे, जबकि वो देश की देश की क्या करिए, दुनिया की सबसे इसेंशियल कमोडिटी प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस कर रहा है। अनाज पैदा ना हो, फल पैदा ना हो, सब्जी पैदा ना हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर भी वही सबसे ज्यादा दया का पात्र है। पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं कि खाना बना बनाया खिला देंगी, रोटी बनाने का तरीका नहीं बताएंगी कभी भी। सही बात है। ओमेन जी, बिल पर तो हो गई हमारी चर्चा। अभी एक कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज़ भी निकल के आए थे जिसमें एक किसान, सो कॉल्ड किसान मैं बोलूँगा, बोल रहे थे कि जब इंदिरा ठोक दी गई तो मोदी क्या है। हाँ, उसके बाद खालिस्तान के भी नारे लगे, पोस्टर्स वगैरह बाकायदा मीडिया में है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसके फोटोज़ वगैरह हैं। कुछ चैनल्स उस पर नहीं बात कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव भी इसमें शामिल हो गए। तो ये जो अनवांछित कुछ तत्व हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, ये क्या जो एक्चुअल में किसान हैं, अगर वो किसी प्रकार की जानकारी ना होने की वजह से अगर वो अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, उनका अधिकार है, राइट है, बट ये लोग जो अनवांछित तत्व हैं, ये क्या उस प्रोटेस्ट की आड़ में कुछ हिंसा भड़काना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश में हमेशा जब से कम मोदी सरकार आई है, पिछले 6-7-8 सालों में अगर आप देखें तो स्थिति ये है कि एक लॉबी है, एक ग्रुप है जो कि बहुत तेज़ी से एक्टिव है और वो इसको पसंद नहीं करता है मोदी सरकार को, और उसके चक्कर में वो अलग अलग जो है काम करता है। आप देखिए, एक समय अवार्ड वापसी गैंग चालू हुआ और उसने अपने पुराने जो कांग्रेस के समय उन लोग को अवार्ड्स मिले थे, उन्होंने वो अवार्ड वापस करने चालू किए, सरकार पे दबाव की, असहिष्णुता फैल गई है। आप ध्यान दें तो योगेंद्र यादव उसमें भी अगुवा हुआ करते थे। ठीक, फिर इसके बाद और भी कुछ आए, जैसे सीएए प्रोटेस्ट चालू हुआ तो आपने देखा होगा योगेंद्र यादव उस समय कभी जामिया जा रहे हैं, कभी जेएनयू जा रहे हैं, जगह जगह जाके योगेंद्र यादव लोगों को भड़काया करते थे। योगेंद्र यादव ही नहीं, इस टाइप के जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे वो लोग इस तरीके की चीज़ों को उस समय भी भड़का रहे थे, और आज भी उनका यही प्रयास है कि वो इस तरीके की चीज़ों को भड़काए। अब जो आपने एक बात कही कि एक जन ने कहा कि हमने इंदिरा को ठोक दिया तो मोदी क्या चीज़ है। आप सोचिए कि इतनी घटिया मानसिकता के लोगों को कैसे कांग्रेस आज पचा पा रही है। कांग्रेस उनके साथ जाके खड़ी हो जाती है, उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो जाती है जो ये कह रहे हैं कि हमने इंदिरा को ठोक दिया तो मोदी क्या चीज़ है। अरे भाई, आप मेरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा गलत कैसे बोल सकते हैं? देश के एक आम नागरिक को ये बात नहीं पचती है। इंदिरा भी मेरी देश की प्रधानमंत्री थी, मेरी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कैसे कोई बोल सकता है? या मोदी भी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा कोई गलत बोलता है, मुझे कतई स्वीकार्य नहीं है। आखिरी सवाल की ओर आते हैं, और जवान और किसान, शास्त्री जी ने बोला था जय जवान जय किसान। तो मोदी सरकार आने के बाद विपक्ष का तो खैर काम है राजनीति करना, बट एज अ आम आदमी, एज अ सोशल वर्कर, आपको क्या लग रहा है कि आज की तारीख में देश में किसान और जवान दोनों खुश हैं? देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, और अगर आप थोड़ा सा तुलना करके देखें तो मुझे ये लगता है कि आज का जो जवान है वो पहले की अपेक्षा, जब जिस समय यूपीए सरकार चल रही थी उसकी अपेक्षा आज ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज़्यादा जो है मुक्त है अपना काम करने के लिए, वो ज़्यादा इक्विप्ड है अपना काम को करने के लिए। अब देखिए, यूपीए गवर्नमेंट के समय उसको राफेल की 10 साल तक वो लोग डिस्कस करते रहे लेकिन राफेल नहीं दे पाए। अपाचे एरोप्लेन अभी दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, अपाचे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर। और इसके बाद जो है अगर आप देखें उनको जो वो बुलेट प्रूफ जैकेट मिलनी चाहिए, बुलेट प्रूफ जैकेट अभी मिली है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल अभी जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से देखा जाए, S-400 की डील हुई है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको देख के ये लगता है कि आज जो हमारा अभी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करने की उसको कम से कम छूट दी गई कि भैया तुम ये करो। आप ये सोचिए, 26/11 का देश में आज तक का मुझे लगता है पिछले 15-20 साल में देखा जाए तो सबसे बड़ी जो आतंकवादी घटना हुई है वो 26/11 की घटना 2008 में हुई थी।
उसके बाद से मनमोहन सरकार ने कोई भी पाकिस्तान के ऊपर गतिविधि नहीं, कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? जबकि उस समय सेना चाहती थी कि हम अंदर घुस के मारें और हम जो है कार्रवाई करें, लेकिन उसकी छूट उनको नहीं दी गई। आज कम से कम हमारा जवान इस बात के लिए मुक्त है कि वो जाके सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करता है और वो देश की रक्षा के लिए आगे लड़ रहा है। और ठीक उसी तरीके से अगर आप किसान को देखिए, पहले उसको सिलेंडर दिए गए, ज़्यादातर लोगों को जो गांव में सभी को सिलेंडर पहुंचाए गए, शौचालय पहुंचाए गए, कि घर घर में 100% घरों तक शौचालय पहुंचाया गया। फिर इसके बाद राजीव जी के समय एक बात कही जाती थी कि मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे तक केवल 15 पैसा पहुंचता है। मतलब आप खुद ही स्वीकार रहे हो कि 85% पैसा आप ही का सिस्टम जो है वो खा जाता है। तो आपने इसके लिए क्या किया? कम से कम मोदी सरकार ने सभी के जनधन खाते खुलवाए। आज अगर सब्सिडी का पैसा, किसी भी प्रकार के मुआवजे का पैसा भेजा जाता है, सीधे उसके पास पहुंचता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो सकता है। पहले क्या होता था कि पता चला कि प्रधान को दे दिया गया, प्रधान तय करता है किसको किसको मिलेगा। अब क्या है कि सीधे जो है किसान के खाते में जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जिनसे ये लगता है कि सरकार की, इसके अलावा अगर आप देखें तो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना दिया जा रहा है। तो जो चीजें करके दी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि वादा कर रही है सरकार कि हम ये करेंगे, वादा नहीं कर रही है। उन्होंने जवान के पास वो राफेल और सारी चीजें पहुंचाई हैं, उन्होंने किसान के पास सारी चीजें जो ये अभी मैंने गिनाई, ये सारी चीजें पहुंचाई हैं। फिर इसके बाद अब कह रहे हैं कि अगर किसान की आय को भी हम दोगुना करना चाहते हैं, अगर उसकी आय को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसे इन मंडियों से मुक्त करना पड़ेगा, जिसके लिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। ठीक है, अभी उसके ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है, अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये अफवाह के बादल छटेंगे और किसान निश्चित रूप से पहले से अधिक सुखी होगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज की हकीकत यह है कि जय जवान और जय किसान हो रहा है। तो दोस्तों, चर्चा में ये था हमारा आज का विषय, किसान आंदोलन से संबंधित, और हमारे मेहमान थे उमेंद्र भारत जी। उमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए, और न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान रखें, घर से निकलते टाइम मास्क लगाएं और 2 गज दूरी का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार। नमस्कार।